ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and Assalamu alaikum Pakistan, FM 100 Lahore station, and I am RJ Bahira Faisal Khan, all the way live and on air from our Lahore studios. I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका आज का दिन जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, और हमारे आज के शो का इंतज़ार होता है बहुत सारे लोगों को, और पूरा हफ्ता इंतज़ार चल रहा होता है कि जी कब हमारा थर्सडे का शो आएगा और कब हमारे स्टूडियो में कासिम अली शाह जो है हमारे साथ आएंगे और हमारे पास कौन सा नया सब्जेक्ट होगा जो हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे तमाम शोज़ जो हैं वो आप लोग रेडियो पे भी सुन रहे हैं, हमारे तमाम शोज़ जो हैं उनकी वीडियोस भी आप देख रहे हैं, और इन तमाम शो से कुछ नया भी आने वाला है। वो नया क्या आने वाला है हम थोड़ी देर में जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। तो बहरहाल आप लोगों का फीडबैक हमें मिल रहा है, फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी की लाइट में हम सारे जो मौज़ूआत हैं उनको तरतीब देते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और अगेन वही बात है कि हम सब की जिंदगियों में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मैंने बचपन में एक कोटेशन पढ़ी थी, और वो कोटेशन ये थी कि यू कैन नॉट डिस्कवर न्यू ओशंस अनलेस यू हैव द करेज ऑफ लूजिंग साइट ऑफ द शोर। यानी कि जब तक आपके पास ये बहादुरी नहीं होगी कि आप साहिल को देखना छोड़ दें और सिर्फ आपके इर्द गिर्द पानी पानी हो, समंदर ही समंदर हो, तब तक आप नए जजीरे दरियाफ्त नहीं कर सकते। हमारा आज का सब्जेक्ट कुछ इसी के गिर्द घूमता है। हमारा आज का सब्जेक्ट है रिस्क, यानी कि जिंदगी में खतरात को मोल लेना चाहिए या उनसे बचना चाहिए। ये सारी बातें हम पूछेंगे एक्सपर्ट से अपने, और चलते हैं कासिम अली शाह साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और वेलकम टू द स्टूडियोज। बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक जो हम लोगों ने चुना है वो बड़ा मज़ेदार है, रिस्क के हवाले से, यानी कि खतरात। और खतरात इंसान ज़िंदगी में अवॉइड नहीं कर सकता। जब तक हम जिंदा हैं तब तक खतरात का सामना हमने इसी तरह से करते रहना है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आज के इस सेशन में आप हमें ये बताएंगे कि खतरात को कैसे अवॉइड करना चाहिए, या खतरात अगर हम लेते हैं तो उनको हैंडल कैसे करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं चाहूंगा कि आज, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क के हवाले से, इसके इतने हवाले हैं। कामयाबी के हवाले से इसकी डिस्कशन अलग है, नाकामी के हवाले से अलग है। फेलियर्स देखे जाए तो दुनिया में बड़े बेवकूफों ने ऐसे रिस्क ले लिए कि वो कामयाबी की बजाय नाकामी की तरफ चले गए। फिर कहीं ऐसी नाकामी है जो कामयाबी, यानी ये सारी तो एक कंपैरेटिव स्टडी है। आज हम बात इस पे करेंगे कि अपनी जिंदगी में रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है। मसलन कई चीजें ऐसी हैं जो आपको खबर नहीं है, पता नहीं है, और वो खतरे आपके साथ साथ चल रहे हैं, और उन तमाम चीजों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। वो कौन सी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि राइट टाइम पे अगर आप कुछ काम कर लें तो आपकी जिंदगी में जो रिस्क है वो ओवरकम हो जाते हैं। ऑलराइट, सो रिस्क तो वैसे मेरा ख्याल है जिंदगी के हर मोड़ पे हमारे साथ एसोसिएटेड है। बचपन से लेके इवन क्लास में जब बच्चा बैठता है उसके हर डिसीजन में रिस्क है। फिर वो जब इवन हम अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन करते हैं उसमें रिस्क है। आप प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में इतने रिस्क आपके इन्वॉल्व हैं। रिस्क को इतनी ज्यादा जो इनकी फॉर्म्स हैं उनको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अच्छा देखो, सबसे पहले ये बताता चलूं कि रिस्क पैदाइश के साथ ही है, बल्कि पैदाइश से पहले ही है। इंसान पैदा होता है ना, तो अपने साथ तकरीबन अभी तक की रिसर्च बताती है 317 बीमारियां लेके पैदा होता है। 317 बीमारियां इंसान के अंदर, वजूद के अंदर होती हैं। 317 बीमारियों के साथ होता है, लेकिन कमाल देखो कि उसके साथ में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो ये होती है कि अल्लाह ने उसको इम्यूनिटी दी होती है। वो जिंदगी की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि जिंदगी जोन सी है वो इतने बाउंसर्स आ रहे हैं, 317 बाउंसर्स रेडी हैं, उसके बावजूद उनसे निकल के फिर सर्वाइवल की तरफ और आजादी की तरफ और जिंदगी की तरफ, सांस की तरफ आप चल पड़ते हैं और जिंदा भी रहते हैं। दुनिया में देखिए, आप रिस्क खत्म नहीं कर सकते, कई इश्यूज को खत्म नहीं किया जा सकता। आपकी अगर अप्रोच थोड़ी प्रोएक्टिव है तो आप उन रिस्क को कम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें इख्तियार से बाहर हैं, सही नागेहानी और कुछ ऐसी ट्रेजेडीज अगर मैं कहूं, उसकी तो खबर नहीं है, अगले लम्हे का किसी को नहीं पता। लेकिन जो इख्तियार में है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके कंट्रोल में है, कहीं ये ना हो कि जो कंट्रोल में है आप उसको भी नाम या लेबल दे दें कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो होगा क्या कि जो कुछ किया जा सकता है वो बाद में आप पछतावा ना बने कि मैं कर सकता था और मैंने लेबल दिया कि ये नहीं किया जा सकता, मैंने ध्यान नहीं दिया और आज मुझे पछताना पड़ रहा है। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच पैदा करने के लिए आज की हमारी टॉक है। सही। अच्छा, कुछ लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हैं, डिफेंसिव होके जिंदगी में चलते हैं, इतना ज्यादा डिफेंसिव होते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को इतना डिफेंसिव कर देते हैं शुरू से कि वो कोशिश करते हैं कि रिस्क को एट एनी कॉस्ट अवॉइड किया जाए।
ऐसा शख्स भी तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। देखिए ये मिजाज बड़ों में होता है, बड़ों से बच्चों में जाता है, नस्लों में चला जाता है। एक पंजाबी में कहा जाता है कि जी वो परा थलियों बच्चों नहीं कटोगे, वो कैसे पलेंगे, वो कैसे क्यों बना हुआ है परों के नीचे से, कि जो मुर्गी होती है ना वो अपने चूजों को परों के नीचे देती है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसे छोड़ना भी तो होता है। वो लोग जो बड़ा ज्यादा कॉन्शियस हैं और ज्यादा उनकी एहतियात जो उनसी है वो खप के शक्ल इख्तियार कर जाए, ऑब्सेशन हो जाता है उनको, और उस एहतियात का ऑब्सेशन क्या करता है कि वो इस लेवल की केयर दे देते हैं कि बच्चा जो सा वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता, उसमें खुद एतमादी नहीं आती, वो जिंदगी में फिर जो छोटे छोटे डिसीजन करने हैं, जो रिस्क लेना चाहिए, जिसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है, वो रिस्क भी नहीं लेता, और नतीजा ये होता है कि वो फिर जो सा वो बचा हुआ अवॉइड करने वाला शाय सा और एक ऐसा शख्स जिसका कॉन्फिडेंस भी कम है, इनिशिएटिव ना लेने वाला बन जाता है, और उसके नतीजे में जिंदगी के सैकड़ों हजारों मौके फिर उसे नहीं मिलते। सही। और इसी का ऑपोजिट केस ऐसा है कि जब आप बच्चे को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उसके इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो दूसरी एक्सट्रीम है कि वो अपने सारे फैसले खुद ब खुद करता जाता है, किसी से डिस्कस नहीं करता, कुछ नहीं करता, रिस्क भी लेता है, और अक्सर जो है उस रिस्क की वजह से उसकी जिंदगी में बड़े हादसा भी हो जाते हैं। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है, एहतियात अपनी जगह पे, लेकिन बच्चे पे कुछ डालना, जिम्मेदारियां डालना, और मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मेरी उम्र के मेरी फैमिली में 19-20 के फर्क से कई मेरे कजन्स भी हैं जहां पर प्रोटेक्शन ज्यादा थी, और वो प्रोटेक्शन ऑब्सेशन की हद तक थी कि नहीं जी नहीं, ये कहीं नहीं जाने देना। हमारे साथ उल्ट हुआ। बचपन मुझे फर्स्ट टाइम याद है कि मैं गांव से अकेला 11 साल की उम्र में आ गया। 11 साल की उम्र में गांव से लाहौर पहुंचना, उस जमाने में लॉरी जोन सी थी वो 2 घंटे की मुसाफत 5 घंटे में तय होती थी, और रास्ते में सवारियां भी उसने पिक करनी होती थी। 16.5 साल की उम्र मुझे याद है कि मैं लाहौर से कोहाट अकेला चला गया ISSB के लिए, आर्मी के टेस्ट देने के लिए 17 साल की उम्र में। उसके बाद मैं कराची 18 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम अकेला चला गया। अच्छा, कई दफा ऐसे हुआ कि फैमिली, बच्चे छोटे थे, बहन भाई, और फादर ने मुझे गांव कहा है कि यार तुम लोग लाहौर पहुंचो। अच्छा, आज मैं सोचता हूं कि मेरी उम्र 13 साल थी और वो 8-9 साल के जो हैं बहन भाई सारे, उनको लेके लाहौर पहुंचना, ये अच्छा आज ये सब चीजें मुड़ के देखता हूं तो पता लगता है वो स्मार्टनेस तो वहां से पैदा हुई, जो एक्सपोजर आपको सिखाता है, जो तजर्बा आपको सिखाता है, जो रिस्क लेना आपको सिखाता है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। माना माशरे में इनसिक्योरिटीज हैं, इश्यूज हैं, लेकिन रिस्क बहुत से फायदे भी आपको देता है। रिस्क लेना, आपका मुशाहिदा बढ़ता है, आपका तजर्बा बढ़ता है। अब देखो, छोटी सी मिसाल, हम काउंसलिंग पे प्रोग्राम कर चुके हैं। मैं कई दफा मैंने सेकंड्स और मिनट्स में किसी चीज को असेस करना होता है, डिसीजन पे लेके जाना होता है, और अगर मेरा एक्सपोजर ना हो तो कभी भी सेकंड्स और मिनट्स में हम किसी के रवैये के पीछे ना पड़ सकें, किसी भी एक्शन को जोन सा वो उसका एक्सरे ना कर सकें, तो आपका एक्सपोजर अल्टीमेट आपका विजडम बन जाता है। लेकिन अगेन, अगर खुदा ना खास्ता कोई गले पड़ गई चीज या आपने ऐसा खतरा मोल ले लिया तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। तो रिस्क इज एक्चुअली क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपोजर। तो जब आप एक्सपोजर मिलेगा तब आपको उसके साथ रिस्क फैक्टर कुछ ना कुछ एसोसिएटेड होता है, लेकिन एक्सपोजर जो कुछ आपको सिखा जाता है वो फिर दैट इज वर्थ लर्निंग। और वही बात जो आप कह रहे हैं कि आप लाहौर आए, इसी तरह आप तो बीइंग मेल, तो मेल के साथ हमारी सोसाइटी का फिर एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि बेटों को आपने पढ़ने भेजना है, बेटियों को दूसरे शहर में पढ़ने भेजना, दैट इज अ ह्यूज नाउ जंप, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो वो जो आप छोटी उम्र में एक एक्सपोजर करते हैं वो यकीनन आपको बहुत ज्यादा पे बैक करता है। आप पेरेंट्स की किस तरह से काउंसलिंग करते हैं? जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सेंडिंग किड्स अब्रॉड फॉर स्टडीज या सेंडिंग किड्स टू अ बिगर सिटी फॉर स्टडीज, कैसे पेरेंट्स को आप मोटिवेट करते हैं दे शुड बी डूइंग दिस? अच्छा देखिए, सबसे पहले जिसको भेजना है ना, उसको भेजने के लिए वालिदैन की सिर्फ एम्बिशंस होना काफी नहीं है। बच्चे की मैच्योरिटी कितनी है, बच्चे पे आपने पहले जिम्मेदारियां डाली भी कि नहीं डाली, उससे पहले उसका जो वर्किंग प्रोफाइल है, चाहते ना चाहते कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होता है। एक एजुकेशनल प्रोफाइल होता है, एक उसका एक्सपोजर प्रोफाइल होता है कि वो बताता है कि जी मेरा वास्ता ये है, मैं इस तरह जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट कभी अगर हो जाऊं तो कैसे होता हूं, और मैं रिसोर्स को कैसे मैनेज करता हूं, मैं टाइम और चीजों को, फिर संजीदगी कितनी है। एक बड़ी एक खतरनाक चीज बताऊं, कभी इस पे प्रोग्राम करेंगे कि वो वालिदैन जो बच्चों पे, पंजाबी में कहते हैं अन्ना ट्रस्ट करके, बिल्कुल
भेज देते हैं बाहर, एक ब्लाइंड ट्रस्ट उनका होता है, और ये देखते नहीं है कि बच्चा बाहर जाके कितना बिगड़ सकता है, कितना खराबी में जा सकता है, उसके नतायज कितने खौफनाक होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो बेहतर है कि आपकी तरबियत, आपकी नशोनुमा, बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा कमिटेड है, बच्चे में उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी डेप्थ है, वो एक विजन रखता है, वो जिंदगी के मेन ट्रैक से हटना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, और उसके साथ लाइफ है, चीजें चलती हैं, गलतियां कर करके इंसान सीखता है, लेकिन एक रोड, एक रास्ता जो उनसे है वो जरूर होना चाहिए। यानी कि एम्बिशन जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू मूव आउट। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट में भी हमने कुछ बच्चों के बारे में तो बात की है, हम सारे एंगल्स डिस्कस करेंगे, कुछ बिजनेस लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, किस तरह से रिस्क लेना चाहिए और किस तरह से रिस्क को फिर आपको हैंडल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मेरे साथ, यानी कि बरीरा फैसल खान, और मेरे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह, और लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त आप शो सुन रहे हैं। आपका मेरा साथ रहेगा ठीक 1 बजे तक। प्रोग्राम में लाइव क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं, LHR स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, और उसको आप भेज सकते हैं 363 पर। इसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पर कमेंट्स दे सकते हैं, आप एक कमेंट्स को भी डेफिनेटली प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। वेल जनाब, आज हम बात कर रहे हैं रिस्क के हवाले से, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट एक बड़ा मेरे दिमाग में आता है, ये जिन लोगों ने MBA किया है, बिजनेस स्टडीज जिन्होंने पढ़ी है, रिस्क मैनेजमेंट की तो पूरी एक फील्ड है जिसमें स्पेशलाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा डिपार्टमेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट का। सो व्हाट इज दैट अबाउट? अच्छा देखिए, हम तो इसे जिंदगी से जोड़े हैं, जिंदगी में रिस्क कैसे कम से कम हो सकते हैं। पहली बात देखिए, मुझे भी आइडिया कहाँ से आया, मैं इसको आइडिया को मैं अपने उस मोहसिन का नाम भी बताऊंगा कि जिसने मुझे आइडिया दिया, इसमें मैंने काम किया बाकायदा। एक ग्रुप है फॉर्मा का, सिरल के नाम से, उनके जो प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, ITs को देख रहे हैं, और इवेंट्स को देख रहे हैं, मार्केटिंग को देख रहे हैं, इरफान साहब और ताहिर साहब, उन्होंने एक दिन वो मुझे इंगेज किया। उन्होंने कहा, कासिम साहब, हमने रिसर्च की है, हमारे माशरे के कामयाब तरीन डॉक्टर्स वो हेल्दी नहीं है, उनकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है। अच्छा, नंबर 2, हमारे माशरे के कामयाब तरीन लोग, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है। हमारे माशरे के कामयाब तरीन लोग, उनके पास सुकून नहीं है। हमारे माशरे के कामयाब तरीन लोग, उनके पास बेशुमार तरह की वरीज हैं, पैसा है, चीजें हैं, गाड़ियां हैं, बंगले बन गए हैं, लेकिन जिंदगी क्वालिटी की लाइफ नहीं वो गुजार रहे। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्राम डिजाइन किया, और वो सीनियर डॉक्टर्स के लिए था। अब सबसे मुश्किल काम ये कि जिसके बाल सफेद है, जिसके नाम के साथ प्रोफेसर डॉक्टर लग चुका है, उसे गोल सेटिंग करवानी है। हमें पता लगा, पहली बार रिसर्च से पता लगा कि गोल सेटिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में रिस्क को कम कर देती है। देखो, रिस्क है क्या, खतरे क्या, जिंदगी जाने का रिस्क तो अपनी जगह पे। देखो, वक्त जाया होने का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। नंबर 2, रिसोर्स जाया जाने का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। आपकी एनर्जी जाया जाने का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। आप ट्रैक पे ना रहे, आपने जिस तरफ जाना था वहां जाने की बजाय आप कहीं और पहुंच गए, बहुत बड़ा रिस्क है। उसके बाद में देखो, आपकी उम्मीद खत्म हो गई, इससे बड़ा कोई रिस्क नहीं है कि आपके अंदर होप ही नहीं है, आप होपलेसनेस हो। होपलेसनेस एक ऐसी चीज है जो आपके टैलेंट को, सब चीजों को खा जाएगी, कि सब कुछ है लेकिन उम्मीद ही नहीं बाकी रही। अब होता क्या है कि ये हमारे पहला तो इस पे वाज़ेह कर दूं, लाइफ में रिस्क मैनेजमेंट का पढ़ाना और पढ़ना इसलिए बड़ा जरूरी है कि हमारे माशरे में पहले से बहुत सी रेस चल रही हैं, जिन्हें मैं रैट रेस कहता हूँ, पैसे बनाने की रेस, ओहदे की रेस, आला मकाम की रेस। ये सारी जो रेस पहले से चल रही हैं, होता कि जैसे ही आप होशो हवास में आते हैं, किसी ना किसी रेस का आप हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, होशो हवास में आने के बाद रेस का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्योंकि पहले कल्चर है, बेटे नंबर लो, बेटे अच्छी जॉब, बेटे पैसे कमाने हैं, बेटे सबसे आगे निकलना है। अब ये सारे जुमले सुनते सुनते आप किसी न किसी रेस का शिकार हो जाते हैं। जब आप किसी रेस का शिकार होते हैं तो लाइफ के जो इंपॉर्टेंट 7 एरियाज हैं, जिनकी मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, 7 एरियाज में पैसे बन जाते हैं, करियर बन जाता है, लेकिन जिंदगी में बड़ी चीजें हम मिस कर जाते हैं। और मिस करने की वजह से फिर आपके पास सबसे खौफनाक चीज होती है, वो है पछतावा। कहीं किसी वक्त में आप जिंदगी के आखिरी अयाम में देखते हैं, यार मेरे से बड़ा फ्लॉप इंसान कोई नहीं है, मैं ओहदे में कामयाब रहा, मैं पैसे में कामयाब रहा, लेकिन मेरी कोई लाइफ कोई क्वालिटी की लाइफ नहीं थी, उसमें सुकून नहीं था, उसमें अमन नहीं था, या मैंने भाग भाग के जिंदगी गुजारी है, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन जो मैंने गवाया है वो मेरी अचीवमेंट से ज्यादा जरूरी था। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। आपने ये बात बड़ी अच्छी की कि ये सब्जेक्ट जो है और ये चीज़ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बताना बड़ी ज़रूरी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट शो में मुझे याद आ रहा है बात की थी कि लोग MBA करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप विद अ जॉब,
यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यानी एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं, बहुत कम है। जैसे आप हैं, आपने एक नई फील्ड निकाली, आपने जो है उसमें एज एन एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर आपने काम करना शुरू किया। सो नॉर्मली हमारे यहाँ लोग इस तरफ नहीं जाते हैं, पीपल आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, बिकॉज जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपना कोई काम शुरू करते हैं, उसमें रिस्क तो है। आपको भी यकीनन वो रिस्क महसूस हुआ होगा जिस वक्त आप इस काम की तरफ आए, ठीक है ना? जैसे आप CSS करने के बाद सुकून से नौकरी कर सकते थे, बट यू टुक दिस रिस्क। हाउ टू यू नो डील विद द साइकी ऑफ पीपल हु आर नॉट रेडी टू टेक एनी? अच्छा देखें, मैं ये कहता हूँ दो चीजों का मुकाबला है। एक है आपका इरादा, एक है आपका खतरा, खदशा। अगर आपका इरादा कमजोर है तो खदशा और खतरा हावी हो जाएगा आप पे। लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है, ताकतवर है, उसमें क्लैरिटी है, उसमें जान है। देखो हमारे इरादों में भी होते हैं, डेड इरादे भी होते हैं, जान वाले इरादे भी होते हैं। अगर एक अलाइव, एक मजबूत इरादा है और आपको समझ आ गई है कि मैं इस फील्ड को, इस काम को छोड़ूंगा तो ग्रो करूंगा, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, अच्छे जितने बिजनेसमैन है ना, वो एक बात कहते हैं कि जो लोग पूछ के कारोबार करते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो पूछ के, सबसे पूछ के मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर है, कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर है, वो कामयाब नहीं हो सकते। इंसान को खुद पता होना चाहिए। हमारे जवाब अंदर से आते हैं। देखो एक छोटी सी मिसाल लो, हमने सिलेक्शन करनी होती है, हमने चीजों को सिलेक्ट करना होता है, हमने खरीदना होता है, रिजेक्ट करना होता है, तो वो कहां से करते हैं? खुद ही करते हैं ना। इसी तरह लाइफ में अगर आपने चीजों को सिलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है, रिजेक्ट भी करना है, तो आपको अंदर से जवाब आना चाहिए। आपको अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि ये जो काम है, ये जो चीजें हैं, ये मुझे करनी भी है या नहीं करनी। सही। यू नो, इन पर्सनल लाइफ हर शख्स एक टाइम पे पहुंचता है जब उसको जिंदगी के डिसीजन लेने में भी रिस्क लेने पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल शादी आप किससे कर रहे हैं, वो कैसा है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो दिल के मामलात होते हैं, इनके अंदर आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, रिस्क की जो है वो निकाल सकते। तो आप लोग जो काउंसलर्स होते हैं, आप लोग मैथमेटिक्स करते हैं इसके? देखिए, गुजारिश ये, काउंसलर रैशनल होता है, वो इमोशनल होके नहीं सोचता। और मैं समझता हूँ जो मेरी रिसर्च EQ पे है, इमोशनल क्वेश्चन पे और इमोशनल जीनियस पे और डिसीजन मेकिंग पे, जो मैंने पढ़ा है, दुनिया की हिस्ट्री में आज तक इंसान को रैशनल फैसले पे पछताना नहीं पड़ा। बहुत कम पछताना पड़ता है, लेकिन इंसान को अक्सर औकात इमोशनल फैसलों पे पछताना पड़ता है। मैं ये कहता हूं कि कभी भी इमोशंस की, या अगर आप पे डोमिनेंट है, इमोशंस तारी हुए हैं, उस हालत में फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं, उसमें रिस्क के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी क्वालिटीज की हैं। अगर रिस्पॉन्सिबल है, कमिटेड है और विजन है उसका, एक उसकी अपनी हेडलाइट ऑन है जिंदगी की, कि वो देख रहा है मैंने किधर जाना है, मेरा कोई गोल, कोई एम है, या प्रोग्रेसिव है। मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया खूबसूरत याद है। एक फैमिली में बच्ची थी और हमने उसका रिश्ता करवाना था। तो मेरे एक बुजुर्ग जो उनसे, एक लड़का था जो कि फाइनेंशियली बेहतर नहीं था, हालात बेहतर नहीं थे उसके, फैमिली भी मुनासिब थी। तो उन्होंने कहा ये शादी हमने कर देनी। मैंने अपने बुजुर्गों से उनसे पूछा कि क्या वजह है? कहते हैं यार मुझे इसके अंदर स्पार्क नजर आया। मैंने कहा वो स्पार्क क्या होता है? कहते हैं यार ये कुछ करना चाहता है, ये कर भी जाएगा। उनकी बात सच थी। आज इस बात को 8 साल गुजर गए हैं और वो लड़का जो है वो उस फैमिली में सबसे ज्यादा कामयाब है। यानी कि अगर विल है, इरादा है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, इंसान आगे निकल जाता है। तो होता ये है कि जो चूजिंग देम राइट है, या कह लीजिए कि सिलेक्शन ऑफ पर्सन शादी के लिए, उसमें कई चीजों से बड़ी एहतियात से देखनी चाहिए। कुछ चीजें, कुछ खामियां ऐसी होती हैं जिनको देख के हम कहते हैं जी आप पे ठीक हो जाती है। हाँ। ये हमारे पंजाब में कॉमन है। हाँ। आप वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, खामियां वक्त के साथ बढ़ भी सकती हैं। सही। और बिलखसूस अगर वो करैक्टर की खामी है ना, तो वो ठीक करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। नंबर 2, अगर वो इंसान कह लीजिए एक्सप्रेसिव नहीं है, घुटा हुआ है, तो उसको खोलना बड़ा मुश्किल है, उसको असेस करना बड़ा मुश्किल है। कोशिश कीजिए कि एक्सप्रेसिव या एक्सप्रेशन दे दीजिए, खोले बगैर जाना नहीं जा सकता। उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसका अपना कोई प्रोफाइल अच्छा नहीं है, बिलखसूस स्टेटस प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, पर्सनैलिटी में क्वालिटीज या बैड क्वालिटीज अगर आप नहीं जान सके या जान पाए, कभी उस तरफ ना बढ़िए। एक चीज के मैं ना वैसे पर्सनली थोड़ा सा हक में नहीं हूं, अगर अकल का भी बड़ा फर्क है ना, तो तभी शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। यानी कि एक की बड़ी अकल है और एक थोड़ी कम अकल है। अच्छा। थोड़ा करीब चीजें होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? होगा ये चाहते ना चाहते एक डोमिनेंट हो जाएगा। सही।
अच्छा डोमिनेंट होगा तो एक मुकाबला पड़ जाएगा, एक जीतेगा। और याद रखो कि मैरिज के केस में अगर एक जीतता है ये दोनों की हार होती है, ये दोनों की हार होती है, ये दोनों की जीत नहीं होती। you should be a winning team. विनिंग टीम जोन सी बनाने के लिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा अक्लों का फासला ना हो और उसके साथ साथ बहुत एक्सपोजर का भी फासला ना हो। यानी करीब करीब चीज़ों में, छोटी सी मिसाल है, एक पिछले दिनों मेरे पास केस था जिसमें एक बच्चा है जो लोकल है और लड़की जो सी है उसकी सारा कनाडा में ब्रॉटअप हुआ है। उसने कहा जी हम लोगों की मोहब्बत बड़ी सच्ची। मैं कहा तुम लोगों को चलना नहीं है काम। वो कहता है क्यों? मैं कहा देखो जो अभी तो वो इमोशनल है, अभी तो वो कमिट कर रही है, कोई मसला नहीं है कि मैं उस जीन्स और उस स्कर्ट के साथ नहीं चलूंगी, लेकिन प्रैक्टिकली उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसकी जॉब ऐसी है। फिर उसने बताया कि जी उसकी जो सैलरी है वो 10 लाख रुपीस पर मंथ पाकिस्तानी बनती है। मैं कहा सवाल ही पैदा नहीं। कहता जी नौकरी छोड़ दी। मैं कहा नहीं छोड़ेगी। उसकी वजह ये है जो अपनी जिंदगी बना के बड़ी मुश्किल से इस मकाम पे 1 मिलियन पे पहुंचा है और उसका एक डेजिग्नेशन है, रिजन है उसके पास, मैनेजर लेवल की सीट है, उसको क्या जरूरत पड़ी है सिर्फ शादी के लिए? सही।